हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इंग्लिश सीखने की दिशा में आज हम एक कदम और बढ़ाएंगे और आज हम सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश लेसन 13 पार्ट 1। अच्छा दोस्तों, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम टू हैव का पास्ट फॉर्म सीखने वाले हैं। हैव का पास्ट फॉर्म होता है हैड, और आज हम करेंगे दोस्तों स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम कुछ बताते हैं। अच्छा दोस्तों, हैव जो है ये पोजीशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी हमारे पास कोई चीज़ है कि नहीं है, हम किसी चीज़ के मालिक हैं कि नहीं है, जनरली इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है और ये स्ट्रक्चर हमको ज़रूर सीखना चाहिए। अच्छा दोस्तों, लेसन 12 में, इसके पहले का जो लेसन था उसमें हमने टू हैव का प्रेजेंट फॉर्म सीखा था कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास कार नहीं है, क्या तुम्हारे पास एक कार है, क्या तुम्हारे पास कार नहीं, ऐसे सेंटेंसेस हमने सीखे थे। आज हम पास्ट फॉर्म में बात करेंगे कि मेरे पास एक गाड़ी थी, उसके सिर में दर्द था, इस प्रकार के सेंटेंसेस। अच्छा दोस्तों, आप में से जो लोग भी आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, ये स्पोकन इंग्लिश लेसन वाले वीडियोस देख रहे हैं, आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश लेसन्स। आपको पहले लेसन से सारे वीडियोस देखने चाहिए, तभी आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने कई वर्षों की मेहनत और रिसर्च के बाद इंग्लिश पढ़ाने का ये तरीका निकाला है कि आप ऐसे करके आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेसन 13 कर रहे हैं। तो हम, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आज हम करेंगे टू हैव का पास्ट फॉर्म जो कि होता है हैड, और आज हम कर रहे हैं स्टेटमेंट्स। अब हम इसमें सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर सीखेंगे कि इनमें सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। तो दोस्तों, अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, यानी हाँ वाले वाक्य। और आज हम कर रहे हैं पास्ट फॉर्म, यानी पास्ट की जब हम कोई बात बताएंगे, मेरे पास एक कार थी, ऐसे हम बात करेंगे तो वो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा दोस्तों? मेरे पास कार नहीं थी। हाँ वाले सेंटेंसेस अफर्मेटिव होते हैं, नहीं वाले नेगेटिव होते हैं, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो हम आते हैं कि अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो स्ट्रक्चर है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड इसमें आएगा क्योंकि हैड हम पास्ट फॉर्म कर रहे हैं आपका, प्लस नाउन प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज। अच्छा दोस्तों, एक एक करके समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर में जो वर्ड्स हैं उनकी क्या मीनिंग है। हालांकि ये सब मैं पहले के लेसन में, मैं हर लेसन में बताता हूँ, तो आप चाहे तो जो लेसन 3 या 4 होगा उसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताए, लेसन 5, 6, तो उधर जाके आप नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये सब भी आप समझ सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक एक करके समझते हैं। जैसे पहला वर्ड है सब्जेक्ट। तो एक सब्जेक्ट क्या होता है? एक सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अच्छा, एक सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, कुछ बताया जा रहा हो, वो भी सब्जेक्ट होता है। आप ऐसे भी सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मुंबई इज़ अ बिग सिटी, तो इस सेंटेंस में मैं मुंबई के बारे में कह रहा हूँ कि वो एक बिग सिटी है, बड़ा शहर है, इसलिए सेंटेंस में मुंबई ही सब्जेक्ट होगा। या अगर हमको किसी सेंटेंस में कोई कुछ काम करता हुआ दिखाई पड़े, कोई एक्शन करता हुआ दिखाई पड़े, तो वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि राहुल इज़ प्लेइंग चेस, राहुल चेस खेल रहा है, तो इसमें चेस खेलने का काम कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है, इसलिए उसमें राहुल सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं थोड़ा ध्यान से समझ के सेंटेंस को, कि इसमें कौन काम कर रहा है या किसके बारे में बात कही जा रही है, वही सब्जेक्ट होता है। उसके बाद दोस्तों हैड, हैड तो स्ट्रक्चर में ही है, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना। स्ट्रक्चर में हैड होगा। हैड का मतलब है कि था, मेरे पास था, मैं उसका मालिक था, या किसी और के पास था, ये हैड की मीनिंग है इसमें। उसके बाद है नाउन। नाउन क्या होता है दोस्तों? नाउन दुनिया की कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी आदमी, दुनिया की कोई भी जगह, सब नाउन है। तो हम किसी भी नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताता हूँ। कोई बता रहा है कि मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन था, तो कहेगा आई हैड अ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन एक चीज़ है तो नाउन हो गया, इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, ये समझने के पहले हमको ये समझना चाहिए कि फ्रेज ही क्या होता है, जिससे कि हम ये समझ सकें कि प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है, जिससे हमको थोड़ी सी मीनिंग मिलती है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स और भी होते हैं। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा होता है जिससे हमको पूरी मीनिंग मिलती है, वो सेंटेंस होता है। लेकिन ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिससे थोड़ी सी मीनिंग मिलती हो, उसको फ्रेज कहते हैं। फ्रेजेस का इस्तेमाल तरह तरह के सेंटेंसेस में होता है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? ऐसा फ्रेज जिसमें कोई प्रेपोजिशन हो। जैसे इन द क्लासरूम, इसमें 3 वर्ड्स हैं और थोड़ी सी मीनिंग मिलती है क्लासरूम में, तो ये एक फ्रेज हो गया, और इसमें इन एक प्रेपोजिशन है, इसीलिए ऐसे फ्रेज को जिसमें एक प्रेपोजिशन भी हो को प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल किस लिए होता है, ये हमको सीखना चाहिए। प्रेपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल स्थिति बताने के लिए होता है। आदमी या तो अपनी शारीरिक स्थिति बताए या मानसिक स्थिति बताए। मैं क्लासरूम में हूँ, उसने अपनी शारीरिक फिजिकल स्थिति बताई। और मैं तनाव में हूँ या मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुशी की हालत में हूँ, ये मानसिक स्थिति हो गई। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों के लिए होता है।
मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ इन्हीं के लिए होता है, ज़्यादातर मामलों में ऐसी बातों को बताने के लिए प्रीपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल होता है। तो ये था दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम समझते हैं कि अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो नेगेटिव में आपको डिड नॉट लगाना है और हैड की जगह पे हैव करना है, बस इतना ही चेंज होगा। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव। अब यहाँ हैड था, यहाँ हैव हो गया, क्यों? क्योंकि हैव में लग के ही DID लग के ही हैड बनता है, हैव का पास्ट फॉर्म हैड। हमने यहाँ डू का ही पास्ट फॉर्म बना दिया डिड, इसीलिए यहाँ पर अब हैव ही रहेगा। कई बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि यहाँ हैड है तो यहाँ हैव क्यों हुआ, यहाँ भी हैड क्यों नहीं है? तो ऐसा इसलिए है कि हमने डू का ही डिड बना दिया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हमको हैव ही लिखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज। अच्छा दोस्तों, ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रीपोजिशनल फ्रेज ही यहाँ पर होगा। ज़्यादातर ऐसे सेंटेंसेस में प्रीपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम अदर वर्ड्स भी लिख सकते हैं। अदर वर्ड्स का मतलब है कोई भी ऐसा वर्ड, हो सकता है वो कोई एडवर्ब हो सकता है कोई एडजेक्टिव हो, जिसकी ज़रूरत सेंटेंस को बनाने के लिए हमको है। सेंटेंस की जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा ही वर्ड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आप समझ गए। अच्छा दोस्तों, ये जो डिड नॉट है इसका हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं। तो डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म होता है डिडंट। तो सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस हैव प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये भी स्ट्रक्चर हमारा हो सकता है। अच्छा दोस्तों, ये जो नेगेटिव सेंटेंस है जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, तो हैव के पास्ट फॉर्म में हैड में नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए एक और भी स्ट्रक्चर होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो मैंने यहाँ पर लिखा है, वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नो लिखेंगे प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। क्या है हमको ध्यान से समझना है। एक स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नो प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। कैसे, एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी बोल के बताता हूँ। जैसे किसी के पास पैसे नहीं थे, ये बताना है हमको, तो आप या तो ऐसे बोल सकते हैं ही डिड नॉट हैव मनी, नहीं तो आप बोल सकते हैं ही हैड नो मनी। आप समझ गए। तो नेगेटिव सेंटेंस बात को बताने के लिए इन दोनों स्ट्रक्चर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने स्ट्रक्चर समझ लिया। अब हम समझते हैं कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस, हमारे सब्जेक्ट, ये जो मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं। कोई भी नाउन हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। नाउन्स या प्रोनाउंस ही किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम क्यों पढ़ते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच हम इसलिए पढ़ते हैं कि कोई भी जो पार्ट है स्पीच का, जो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, जो भी है, उसका यूज़ कैसे करना है ये हमको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं नाउन और प्रोनाउन का जो बेसिक यूज़ है वो ये है कि नाउन या प्रोनाउन ही सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनते हैं। इस बात को हमको हमेशा याद रखना है। तो जो ऐसे प्रोनाउंस जो सब्जेक्ट का काम करते हैं सेंटेंस में, वो है आई का मतलब होता है मैं, उसके बाद है वी का मतलब होता है हम या हम लोग या हम सब, उसके बाद है यू सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन दोनों ही होता है। तो यू का हिंदी में सिंगुलर में मीनिंग होगा तुम या आप, प्लूरल में मीनिंग होगा तुम सब या आप सब। उसके बाद दोस्तों ही का मतलब है वह, किसी भी एक लड़के के लिए, मेल के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है शी का भी मीनिंग है वह, ये किसी भी एक सिंगल फीमेल के लिए, लड़की के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है इट किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए, एनिमल्स के लिए और स्मॉल बेबीज के लिए इस्तेमाल होता है। इट का मतलब होता है यह। और उसके बाद है दे किसी भी प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। दे का मीनिंग होता है वे लोग, वे सब, ये सारी दे की मीनिंग है। अच्छा, इनमें से आप आई, वी और यू की जगह पर तो किसी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इनका नेचर ही वैसा है। ही, शी, इट और दे की जगह पर आप किसी नाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि किसी नाउन को भी अपना सब्जेक्ट बना सकते हैं। कैसे? ही की जगह पर आप किसी भी लड़के का नाम लिख सकते हैं, जैसे मनीष, राहुल, कुछ भी। शी की जगह पर किसी भी लड़की का नाम लिखा जा सकता है, जैसे मनीषा। इट की जगह पर किसी भी नॉन लिविंग थिंग का नाम लिखा जा सकता है, जैसे बुक, टेबल, फैन, कुछ भी चीज़ हो सकती है। और दे की जगह पर किसी भी प्लूरल का नाम लिख सकते हैं, बॉयज़, गर्ल्स, चेयर्स, फैंस, किसी भी चीज़ का, लिविंग का भी, नॉन लिविंग का भी। तो अब हमारे सामने दोस्तों क्या क्या क्लियर हो गया कि आज हम कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश लेसन 13 पार्ट 1। इसमें हम टू हैव का पास्ट फॉर्म कर रहे हैं, जो कि होता है हैड। आज हम कर रहे हैं स्टेटमेंट्स, यानी जो हम बात अपनी बताते हैं वैसे वाले सेंटेंस। उनमें अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमने सीख लिया। और हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, वो प्रोनाउंस जिनको हम सब्जेक्ट बना सकते हैं वो कौन कौन से हैं, वो भी हमने सीख लिया। अब हम सीखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल्स कि इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं और कैसे तरह तरह की बात इंग्लिश में लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, कोई अपने बारे में बता रहा है कि कल मेरी एक मीटिंग थी, तो इस बात को भी आप इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके बोल सकते हैं। कैसे?
आई हैड अ मीटिंग येस्टरडे। अब इसको स्ट्रक्चर से समझने की सेंटेंस कैसे बनाए, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, हाँ वाला सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस तो नहीं है। कोई ये तो नहीं कह रहा मेरी मीटिंग नहीं थी, वो ये कह रहा है मेरी मीटिंग थी। तो आई हैड अ मीटिंग येस्टरडे, तो हमको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखना चाहिए। तो ये रहा दोस्तों, आई हैड अ मीटिंग, नाउन है इसमें, आई हैड अ मीटिंग येस्टरडे, इसमें एक एडवर्ब है जो कि प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं है। तो यहाँ पर सेंटेंस में जरूरत ही नहीं थी प्रीपोजिशनल फ्रेज की, तो हमने नहीं लगाया। प्रीपोजिशनल फ्रेज हम कब यूज करेंगे, जब सेंटेंस में जरूरत होगी तब। अगर जरूरत नहीं होगी तो हम इसकी जगह पर अदर वर्ड्स जिनमें कुछ भी आ सकता है उनका इस्तेमाल करें। तो येस्टरडे एक एडवर्ब है, तो हमने एक एडवर्ब का इस्तेमाल यहाँ पर कर लिया। उसके बाद दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल, अब किसी ने कोई खाना खाया, अब वो किसी को बता रहा है कि अरे यार खाने का स्वाद बड़ा ही अजीब था, यानी खाने में जो स्वाद था वो बड़ा अजीब था, या खाने के पास जो स्वाद था वो बड़ा अजीब था। हिंदी में ऐसे अलग अलग प्रकार से बोल सकते हैं, बट हिंदी में जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है कि खाने का स्वाद बड़ा ही अजीब था। इस बात को, इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके हम बोल सकते हैं कैसे, द फूड, इसमें फूड ही हमारा सब्जेक्ट है जो कि इट की जगह पर, जो कि नॉन लिविंग है, इट की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। तो हमको क्या कैसे बोलना है सेंटेंस, द फूड हैड अ स्ट्रेंज टेस्ट। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब और टेस्ट का मतलब है स्वाद। तो क्या कह रहा है, द फूड हैड अ स्ट्रेंज टेस्ट। टेस्ट इसमें नाउन है, स्ट्रेंज उसका एडजेक्टिव है, विशेषण है। द फूड हैड अ स्ट्रेंज टेस्ट। तो ऐसे बना सकते हैं सेंटेंस। एक और एग्जाम्पल है दोस्तों, एवरीबॉडी हैड अ बैग। कोई कुछ लोगों के बारे में बता रहा है कि यार हर किसी के पास एक बैग था। इसमें एवरीबॉडी हमारा सब्जेक्ट है, एवरीबॉडी हैड अ बैग, हर बैग इसमें नाउन है। दूसरा एग्जाम्पल है, ही हैड अ हेडेक, उसके सिर में दर्द था, ऐसा बताया जा रहा है। अच्छा दोस्तों, ये सारे सेंटेंस अभी तक जो मैंने बताए ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। ही हैड अ हेडेक, एवरीबॉडी हैड अ बैग, इस प्रकार से हमने सेंटेंसेस बनाए। अब मैं आपको एक नेगेटिव सेंटेंस बताता हूं जो मैंने बनाया आपके लिए। ये तो यहाँ लिखा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमें कोई समस्या नहीं थी, वी डिड नॉट हैव अ प्रॉब्लम। तो ये सेंटेंस कैसे बना दोस्तों, वी डिड नॉट हैव अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इसमें नाउन है, वी डिड नॉट हैव अ प्रॉब्लम। इसी को हम कॉन्ट्रैक्शन में, शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते थे, कैसे, वी डिडंट हैव अ प्रॉब्लम, हमें कोई समस्या नहीं थी। अगर किसी को सिर में दर्द नहीं था, जैसे यहाँ बनाया ही हैड अ हेडेक, इसका अगर नेगेटिव बनाना होता तो हम बनाते ही डिड नॉट हैव, ऐसे ही डिड नॉट हैव अ हेडेक, या ही डिडंट हैव अ हेडेक, या ही हैड नो हेडेक। इस स्ट्रक्चर को यूज करके ही हैड नो हेडेक ऐसे ही बना सकते थे। आपको एक बार स्ट्रक्चर्स पता चल जाए तो आप सेंटेंसेस के साथ खेल सकते हैं। एक ही बात को इंग्लिश में कई तरीकों से कहा जा सकता है। एक ही बात को, आपको ये बात मेरी ध्यान से सुननी चाहिए और याद रखना चाहिए कि जब आप सीख लेंगे स्ट्रक्चर्स तो आप एक ही बात को 5-6 स्ट्रक्चर्स में भी कहने की हालत में आ जाएंगे। थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल है, किसी के लिए कहा जा रहा है कि उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसको मैंने इस वाले स्ट्रक्चर में बनाया है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नो प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। जैसे ही हैड, यहाँ है ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे, ही हैड नो मनी। कैसे बना दोस्तों सेंटेंस, ही हैड नो मनी, मनी इसमें नाउन है, इसमें अदर वर्ड्स के लिए जगह ही नहीं है, सेंटेंस में रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमने कुछ नहीं लिखा, हमने उसको वैसे ही छोड़ दिया, उसके पास पैसे नहीं थे। अच्छा, अगर इसी बात को मुझे इस वाले स्ट्रक्चर में कहना होता तो मैं बनाता सेंटेंस ही डिड नॉट हैव मनी, शॉर्ट में बोलना होता ही डिडंट हैव मनी। तो ऐसे आप देख रहे हैं, आप अनगिनत सेंटेंसेस बना सकते हैं सोच सोच के कि मैं और कौन कौन से सेंटेंस बना सकता हूँ। कुछ एक एग्जाम्पल्स और है दोस्तों। अब यहाँ किसी स्कूल के बारे में कोई बता रहा है कि स्कूल में बहुत सारे क्लासरूम्स थे। कोई किसी स्कूल को किसी ने विजिट किया और वो जब वो वापस आया तो अपने घर में या अपने दोस्तों को बता रहा है कि काफ़ी बड़ा स्कूल था, उसमें वहाँ तो बहुत सारे क्लासरूम्स थे। तो कह रहा है द स्कूल हैड मैनी क्लासरूम्स, इसमें स्कूल ही सब्जेक्ट है जो कि इट की जगह पर इस्तेमाल हुआ। इट एक नॉन लिविंग थिंग है, स्कूल भी एक नॉन लिविंग थिंग है। द स्कूल हैड मैनी क्लासरूम्स। अच्छा, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता तो हम बनाते द स्कूल डिड नॉट हैव मैनी क्लासरूम्स। क्लासरूम्स इसमें नाउन है। उसके बाद है दोस्तों लास्ट एग्जाम्पल हमारा आज का, कि कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि अरे उनकी तो बहुत बड़ी लड़ाई हुई, तो उनकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई, दे हैड अ बिग फाइट। इसमें दे हमारा सब्जेक्ट है और बिग एडजेक्टिव है फाइट का, फाइट इसमें नाउन है। उनकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई, दे हैड अ बिग फाइट। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके आप तरह तरह की बातें कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं और इंग्लिश में लिखना और बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि मेरे पास तो जगह की कमी है, मैंने इतने ही सेंटेंसेस लिखे हैं,
आपको क्या करना चाहिए, स्ट्रक्चर्स आपको पता चल गए। इन एग्जाम्पल्स को देख के और स्ट्रक्चर्स को देख के आपको खुद से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और जब आपको ये स्ट्रक्चर अच्छी तरह से आप सीख लें तो इसको आपको अपनी इंग्लिश को लिखने में और बोलने में इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपके लिए इंग्लिश लिखना और बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं आपको लेसन 13 का पार्ट 2 हम साथ में सीखेंगे। और पार्ट 2 में हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आज हमने स्टेटमेंट्स किया, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चंस, कि अगर हमको इसी में क्वेश्चंस पूछने हो तो हम कैसे कैसे पूछ सकते हैं, उसमें स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, अफर्मेटिव के भी और नेगेटिव के भी। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय बाय।